अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अल्ताफ़। हमने जिले को नोटों की गड्डियों से भरा हुआ ब्रीफकेस थमाकर या सोने की ईंटों से भरा हुआ संदूक उठवाकर एक गांव से दूसरे गांव नहीं भेजना जो इसका भरोसेमंद होना ज़रूरी हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सफिया के साथ इसका जो भी रवैया है वो दोनों भाइयों के बीच पाए जाने वाले नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से है। और एक बात जहन में रखना कि जिला मेरी नज़र में भी क्लियर नहीं है। मैं इसे तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम इस पर गहरी नज़र रख सको। अपनी ज़रूरत के तहत अगर तुम चाहो तो अपने साथ एक दो कांस्टेबल और भी ले जा सकते हो, मगर इस पार्टी के लीडर तुम ही होगे। वापसी पर मैं हर सवाल तुम ही से करूँगा और जवाब भी तुम्हें ही देना होगा। अब बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं जिले की कड़ी निगरानी करूँगा और इसकी एक एक हरकत व सकनात का बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा लूँगा। मैं कल सुबह चुन्नीवाल जा रहा हूँ, मैंने अल्ताफ़ को अपने प्रोग्राम से आगाह करते हुए कहा, और शाम से पहले वापस आ जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान में तुम लोग भी जंगल यात्रा से किसी अच्छी खबर के साथ वापस आ चुके होंगे। इंशाअल्लाह, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। मैंने अल्ताफ़ को फारिग किया तो जहांज़ेब थाने पहुंच गया। मैंने एएसआई जहांज़ेब को मास्टर इनायत की तरफ रवाना किया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, लेकिन जब मैंने उसे तन्हा वापस आते देखा तो मेरा माथा ठनका। मलिक साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो मेरे सामने बैठते हुए बोला। मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, कैसी गड़बड़? मास्टर इनायत के घर पर ताला लगा हुआ है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मास्टर इनायत गायब है। कब से? मैंने इस्तफसार किया। एएसआई की इत्तला ने मुझे गंभीरता में डाल दिया था। लोग बताते हैं कि कल दोपहर के बाद उसे किसी ने नजीबाबाद में नहीं देखा। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर पूछा, लोग बताते हैं से तुम्हारी क्या मुराद है? उसके घर वाले कहाँ हैं? मास्टर इनायत का आगे पीछे कोई भी नहीं है मलिक साहब, एएसआई ने बताया। वो इस घर में अकेला ही रहता था और मुझे ये भी पता चला है कि वो नजीबाबाद का पुराना बसनीक नहीं है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वो पहले शेखुपुरा में कहीं रहता था, कहीं वो अपने आबाई इलाके की तरफ तो नहीं निकल गया? मुझे भी ऐसा ही लगता है मलिक साहब, एएसआई इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने फीका दर्जी से खासी तफसीली बात की है और इससे मास्टर इनायत का शेखुपुरा वाला एड्रेस भी ले लिया है। इस फीका दर्जी का क्या हुदूद अरबा है? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मेरा मतलब यह है कि क्या तुम फीके की तारीख और जोग्राफिया से कुछ वाकफियत रखते हो? थोड़ी बहुत मालूमात है मेरे पास, एएसआई ने बताया। मास्टर इनायत का मकान फीका दर्जी के घर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों पड़ोसी हैं। पूरे गांव में फीका दर्जी वो वाहिद शख्स है जिसके साथ मास्टर इनायत की खूब बनती थी। फीका दर्जी की बाकायदा कोई टेलरिंग शॉप नहीं है, वो सिलाई का काम अपने घर की बैठक में करता है और दिन का बेशतर हिस्सा मास्टर इनायत उसके पास बैठा गपशप करता रहता है। फीका ने मुझे बताया कि किसी ज़माने में मास्टर इनायत भी कपड़ों की सिलाई का काम किया करता था, इसीलिए उसके नाम के साथ मास्टर लगा हुआ है। वो अपने घर वालों से नाराज़ होकर यहाँ आ गया था। फीका दर्जी ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि शायद मास्टर इनायत शेखुपुरा की तरफ निकल गया हो। फीके ने इम्कान जाहिर किया है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। मतलब ये कि उसे यकीन नहीं कि मास्टर इनायत शेखुपुरा ही गया होगा। वो फीका दर्जी से मिलकर या उसे बताकर नहीं गया मलिक साहब, एएसआई ने कहा। फीके ने मुझे बताया है कि कल दोपहर के वक्त वो इसके पास ही बैठा हुआ था और खासा उदास भी था। इसी उदासी की कैफियत में उसने फीके दर्जी को 3 मरतबा एक मुख्तसर सी कहानी भी सुना डाली थी और हर बार कहानी के इख्तिताम पर उसने गर्दन झटकते हुए बड़े दर्दनाक अंदाज में एक ही डायलॉग बोला था। फिर वो फीका दर्जी के पास से उठकर कहीं चला गया। कहाँ? इस बारे में फीका वसूख के साथ कुछ भी बताने से कासिर है। मास्टर इनायत के घर पर लटके हुए ताले को देखकर मैं यही समझा था कि शायद वो शेखुपुरा की तरफ निकल गया है। एएसआई ने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे पूछा। एएसआई ने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे पूछा,
क्या फीका दर्जी ने तुम्हें बताया कि मास्टर इनायत ने गर्दन झटक कर कौन सा डायलॉग बोला था? जी मलिक साहब, फीके ने मुझे वो मुख्तसर सी कहानी भी सुनाई है और डायलॉग के बारे में भी बताया है, एएसआई ने जवाब दिया। कहानी के इख्तिताम पर मास्टर इनायत ने अफसोसनाक अंदाज में कहा था, दुनिया वाले किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देते। मास्टर इनायत ने बात तो बड़ी पते की है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अब लगे हाथों वो मुख्तसर कहानी भी सुना डालो। मुमकिन है इस कहानी में हमें ऐसा कोई इशारा मिल जाए जिससे झूरे की तलाश में मदद मिल सके। मेरी फरमाइश पर जहांज़ेब ने मुझे वो मुख्तसर सी कहानी सुना दी। ये कहानी भी मछली वाले वाक़ये की तरह खासी दिलचस्प है, आप भी सुन लें, मेरा मतलब है पढ़ लें। एक बूढ़ा शख्स अपने नौउम्र बेटे के हमरा किसी रास्ते पर चला जा रहा था, साथ ही उसका मरियल सा गधा भी महवे सफ़र था। कोई पास से गुजरा और उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, 3 गधे जा रहे हैं। बूढ़े ने इस शख्स के तबसरे का बुरा मनाया और कहा कि हम दोनों इंसान हैं, गधा सिर्फ यह है। फिर इसने अपने गधे की जानिब इशारा भी कर दिया, अगर तुम दोनों इंसान होते तो तुम में अकल नाम की कोई चीज़ भी होती। इस शख्स ने तंजिया अंदाज में कहा, एक सवारी की मौजूदगी में पैदल चले जा रहे हो? वो शख्स तो बात करके आगे बढ़ गया और बूढ़ा सोच में पड़ गया। बूढ़े को इस शख्स की बात में खासा वजन महसूस हुआ और उसने अपने बच्चे को गधे की पीठ पर बिठा दिया और खुद साथ साथ पैदल चलने लगा। चंद मिनट बाद एक दूसरा शख्स उनके करीब से गुजरा और ये जुमला चुस्त करके आगे बढ़ गया, कुर्ब क़यामत की निशानियां हैं, नौजवान औलाद मज़े से गधे पर सवार है और ज़ईफ़ बाप को पैदल चलाया जा रहा है। इससे बड़ी बेगैरती और क्या होगी? अल्लाह ऐसी बेहिस औलाद को गारत करे, आमीन सुम्मा आमीन। बूढ़े शख्स ने फौरन से पेशतर अपने बेटे को नीचे उतारा और खुद गधे की पीठ पर सवार हो गया, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने ताख़ीर कर दी तो इस बंदे की बद्दुआ बेटे को लग जाएगी। चंद कदम का फासला तय किया था कि एक तीसरा आदमी सामने से आता दिखाई दिया। जब वो बंदा इनके नज़दीक पहुंचा तो होंठ भींचकर खासे गुस्से से बोला, चाइल्ड लेबर का कानून गांव देहात में भी नाफिज होना चाहिए ताकि बच्चों से कोई बेगार लेने या कोई इन्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी न सके। इस बेशरम बुड्ढे को देखो, कितने आराम से गधे की पुश्त पर बैठा डंकी राइड के मज़े लूट रहा है और मासूम या बालक बेचारा पहियों पहियों पीछे चलने पर मजबूर है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बूढ़े शख्स की समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। जो शख्स जो भी बोलकर जा रहा था उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिलाखिर इसकी समझ में यही आया कि दोनों बाप बेटे गधे पर सवार हो जाते हैं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, मगर आज का दिन तो हर तरफ से कमबख्ती लिए हुए था। वो दोनों गधे पर सवार थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक चौथा आदमी इनके पास से गुजरा और ये कहकर वो बंदा रही सही कसर भी पूरी कर गया, गज़ब खुदा का, एक मरियल से गधे पर 2-2 अफराद सवार हैं। ये जुल्म ज़्यादती की इंतहा है। ये ठीक है कि वो गधा है, बेज़बान है, लेकिन रोज़े क़यामत अल्लाह इस जानवर को भी क़ुव्वत गोयाई अता करेगा। फिर ये गधा इस बुढ़े के एक एक सितम को खोल कर बयान करेगा और बेशक अल्लाह ज़बरदस्त इंसाफ करने वाला है। बूढ़े शख्स का पैमाना सब लबरेज हो गया। जब किसी के ज़ब्त का पैमाना छलक जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस बूढ़े शख्स ने भी एक अजीब और अनोखा फैसला किया और बेटे की मदद से बहुत कोशिश करके उसने अपने मरियल से गधे को सर पर उठा लिया। इसी लम्हे एक 5वां आदमी उनके करीब से गुजरा और एक बुलंद आहंग कहकहा लगाते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, इसे कहते हैं मकाफाते अमल, यानी लॉ ऑफ नेचर। आज के इंसान के जैसे करतूतें इनकी पादाश में कुदरत मुस्तकबिल में इसे हैवानों की मुट्ठी चापी पर मामूर कर देगी। जानवर आराम करेंगे और इंसान इनकी चाकरी के लिए हर लम्हा मुस्तैद। शायद ये प्रोमो जानवरों के ताबनाक मुस्तकबिल की एक झलक है। इस बूढ़े शख्स ने झुंझुलाकर गधे को जमीन पर पटक दिया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ एक तरफ जा खड़ा हुआ। गधे को रसीद किए जाने वाले इस धोबी पाट के नतीजे में वो बूढ़ा शख्स भी जमीन पर जा गिरा था। कमर पर हाथ रखकर खड़ा होते हुए उसने शिकस्ता दिली से कहा, दुनिया वाले किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देते। एएसआई की कहानी मुकम्मल हुई तो मैंने कहा, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां शख्स इस बुढ़े के पास से गुजरा था, इनका छठा भाई मास्टर इनायत है, क्योंकि इसने भी मछली वाले मामले में झूरे से कुछ इसी नौयत का सलूक किया था। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम अभी और इसी वक्त शेखुपुरा रवाना हो जाओ और आज ही की तारीख में मास्टर इनायत को पकड़कर मेरे पास ले आओ।
इस टाइप के सनकी लोग अपनी बातों से दूसरों को जज करके कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं इस फिलोसोफर का दीदार करना चाहता हूँ और इसे भी वैसी ही चंद कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जैसी वो दूसरों को सुनाकर इन्हें टेंशन देता है। तुमने इसका शेखुपुरे वाला एड्रेस वगैरह तो नोट कर लिया है ना? जी मलिक साहब, एएसआई ने इस्बात में गर्दन हिलाई और बताया, वो नजीबाबाद आने से पहले शेखुपुरा के महल्ले इस्लामगंज में रहता था। बस ठीक है, मैंने कहा। अगर मास्टर इनायत किसी हवाले से झूरे की गुमशुदगी में पाया गया तो मैं इसका वो हशर करूँगा कि इसे गंज की सारी इकसाम याद आ जाएंगी, ख़ास तौर पर सर वाला गंज। मौजा चुन्नीवाल अगरचे एक छोटा गांव था, लेकिन इसकी वजह शोहरत वहाँ की गल्ला मंडी थी। गुमशुदा झूरे का दोस्त तनवीर जट इसी गल्ला मंडी में आड़त का काम करता था और झूरा 3 अप्रैल को अपने इसी दोस्त से 1000 रुपये उधार लेने आया था, लेकिन वो वापस अपने घर नहीं पहुंचा। मुझे उम्मीद थी कि 3 अप्रैल की शाम ना सही, झूरा 4 अप्रैल का सूरज गुरूब होने से पहले लाजमी अपने घर पहुंच जाएगा, मगर मेरी ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकी थी। लिहाजा मैं 5 अप्रैल की सुबह कांस्टेबल अशफाक के हमरा चुन्नीलाल आ गया था। गुज़िश्ता रोज़ एएसआई जहांज़ेब भी शेखुपुरा से वापस नहीं आया था। मैं जहांज़ेब के लिए परेशान तो था ही, लेकिन वो आजकल जैसा फास्ट ज़माना नहीं था कि मैं फ़ौरन सेल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लेता। मुझे हर हाल में उसकी वापसी का इंतज़ार करना था। गल्ला मंडी में तनवीर जट की दुकान तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तनवीर जट एक मशहूर आड़ती था। चुन्नीवाल की गल्ला मंडी में हर शख्स उसे जानता था। गुज़िश्ता रात अच्छी खासी बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से गल्ला मंडी के अंदर कीचड़ नज़र आ रही थी। इसका एक सबब ट्रकों की मुसलसल आमदोरफ्त भी थी, जो अनाज की बोरियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मसरूफ़ रहते थे। तनवीर जट अपनी दुकान में मौजूद नहीं था। उसके मुंशी ने बताया, आज वो दुकान पर नहीं आएंगे। मुझे और कांस्टेबल को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर मुंशी हाई अलर्ट हो गया था। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। चुन्नीवाल और आसपास के तमाम गांव देहात मेरे थाने की हुदूद में आते हैं। मुंशी ने नहायती अदब व एहतराम के साथ हमें दुकान के उस हिस्से में बिठाया जो तनवीर जट के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ पर मुकम्मल प्राइवेसी वाला माहौल मैसर था। ऊंची छत वाली इस वसी और इस दुकान का अकवी हिस्सा अनाज के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहाँ फर्श से छत तक गंदम, चावल, दालों और दीगर अनाज की बोरियां बड़े सलीके से रची हुई थीं। इस गोदाम और दफ्तर के आगे बरामदा नुमा एक कुशादा हिस्सा ज़रूरी अमूर के लिए खुला छोड़ दिया गया था। ऑफिस की बैरूनी दीवार शीशे की बनी हुई थी, यानी इस दीवार में ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जिसमें से बाहर का मंजर बड़ा वाज़ेह नज़र आता था। दुकान के बाहर मंडी के सहन में उस वक्त भी 2 ट्रक खड़े दिखाई दे रहे थे, जिन पर अनाज की लोडिंग का सिलसिला जारी था। तनवीर जट के मुंशी का नाम मोहम्मद इलियास मालूम हुआ। इलियास एक दुबला पतला, दराज कामत और मिलनसार शख्स था। हमें ऑफिस वाले हिस्से में बिठाने के बाद उसने कहा, अब बताएं मलिक साहब, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुंशी जी, मैं यहाँ सेवा कराने नहीं आया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं एक ज़रूरी तफ्तीश के सिलसिले में चुन्नीवाल पहुँचा हूँ और फौरी तौर पर तनवीर जट से मुलाकात करना चाहता हूँ। तनवीर जट आज दुकान पर क्यों नहीं आया? वो तो कल भी नहीं आए थे, मुंशी ने बताया। अगर आपका इनसे मिलना ज़रूरी है तो घर चले जाएं। खैरियत? मुंशी की बात ने मुझे चौंका दिया था। तनवीर जट 2 दिन से मंडी क्यों नहीं आ रहा? इनकी तबीयत ठीक नहीं है मलिक साहब, मुंशी ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं टांगा मंगवा कर आपको उनके घर तक पहुंचा देता हूं। आप चाहें तो अपने घोड़े इधर मंडी ही में छोड़ जाएं। लेकिन उसने बात अधूरी छोड़कर ऑफिस के बाहर एक शख्स को अपनी तरफ आने का इशारा किया, फिर बोला, मैं पहले आपकी खातिर तवाज़ो के लिए झूरे से कुछ मंगवाता हूँ, उसके बाद आप जट साहब से मिलने जाएं। फिर उसने राजदाराना अंदाज में पूछा, मलिक साहब, सब खैरियत तो है ना? आप किस सिलसिले में चुन्नीवाल तशरीफ़ लाए हैं? मुंशी इलियास की तशवीश को मैं बेमौका नहीं कहूँगा। हर इंसान के अंदर एक ख़ास मिकदार में तजस्सुस का मादा पाया जाता है, और जहाँ मामला पुलिस का हो तो ये मादा कुछ ज़्यादा ही मुतहर्रिक हो जाता है। मुंशी ने भी इस मादे की तहरीक के ज़ेरे असर मुझसे सवाल किया था। मुंशी की ज़बान से झूरे का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था और जहन में पहला ख्याल यही आया था
कि क्या सफिया का घर वाला झूरा अभी तक चुन्नीवाल की फिजाही में सांस ले रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली बात तो ये कि मेरी खातिर तवाज़ुन की ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि तुमने अभी किसी झूरे का जिक्र किया है, ये कौन है। तीसरी बात ये कि अगर तुमने मेरी दूसरी बात का जवाब दे दिया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस मकसद से चुन्नीवाल आया हूँ। मलिक साहब, झूरा जट साहब का मुलाजिम है। वो बड़ी रसान से बोला, इसको दुकान के ऊपरी कामों के लिए रखा हुआ है। मैं अभी झूरे से कहकर आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त कराता हूँ। चाय पानी उधार रहा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं झूरे की तलाश में चुन्नीवाल आया हूँ, बस तुम जल्दी से इसे यहाँ बुला लो। झूरे की तलाश में? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं कुछ समझा नहीं मलिक साहब। इसी वक्त एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ। लें जी, झूरा आ गया है, मुंशी इलियास ने कहा। आपको इसी बंदे की तलाश थी ना? ये शख्स वो झूरा नहीं था जिसकी खोज में हम चुन्नीवाल आए थे। हाजिर स्टॉक झूरा दो पुलिस वालों को अपने सामने देखकर घबरा गया था। फिर मुंशी के इस जुमले ने तो उसे बेहद हरासा कर दिया। आपको इसी बंदे की तलाश थी ना? झूरे ने सहमी हुई नज़र से मुझे देखा, फिर मुंशी की जानिब तकते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया मुंशी जी, खुदा के लिए मुझे पुलिस से बचा लें। इसकी सादगी पर मुझे बहुत प्यार आया, लेकिन मैंने तफरीक की गर्ज से सवाल किया, क्या तुमने वाकई कुछ नहीं किया? नहीं जी। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी। तुम्हारा ये जुर्म क्या कम है कि यहाँ जो भी मेहमान आता है, मैंने अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा, तुम फौरन उसके लिए चाय पानी के बंदोबस्त में लग जाते हो। उसने एक मरतबा फिर मुंशी इलियास की जानिब देखा, फिर मुझसे बोला, ये सब तो मैं इनके हुक्म पर करता हूँ जी। उसके अंदाज में बड़ी सादगी थी। हुक्म किसी का भी हो, मगर करते तो तुम ही हो ना। मैंने उसे घूरा, लिहाजा सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। झूरा मुंशी की मिन्नत खुशामद में लग गया कि वो सिफारिश करके उसे पुलिस से बचा ले। मुंशी इलियास मेरी इस हरकत को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए ये तमाशा देखते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। मैंने झूरे को अपनी जानिब मुतवज्जह करते हुए कहा, देखो झूरा, अगर तुम्हारे जहन में ये खन्नास है कि मुंशी इलियास तुम्हें बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें तो आज मेरे हाथ से तनवीर जट भी नहीं बचा सकता। सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और तुम्हारी सज़ा यह है कि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो झूरे का मारे खौफ के बुरा हाल हो गया। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं तनवीर जट से मुलाकात करने उसके घर जा रहा हूँ। इस दौरान में तुम हमारे घोड़ों की खिदमत पर मामूर रहोगे, इनका पूरी तरह ख्याल रखोगे और इनके लिए चारे पानी वगैरह का बंदोबस्त भी करोगे, जिस तरह इंसानों के लिए तुम चाय पानी का इंतज़ाम करते हो। बात समझ में आई कि नहीं? आई जी आई। वो जल्दी से सर को इस बात में हरकत देते हुए बोला, समझ में आपकी बात आई और जान में जान भी आई। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं आपके घोड़ों को निला धुलाकर और खिला पिलाकर एकदम ताज़ा कर दूंगा। मजबूरन झूरा जब अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऑफिस से निकल गया तो मुंशी ने कहा, मलिक साहब, आपने तो इस बेचारी की जान ही निकाल दी थी। इस यूनिफॉर्म की अपनी एक दहशत और हैबत होती है मुंशी जी, मैंने कहा, लेकिन बास खतरनाक मुजरिम इतने दीदा दिलेर होते हैं कि वो इस यूनिफॉर्म को खातिर में लाए बगैर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करते रहते हैं। आज किस खतरनाक मुजरिम की सरकूबी के लिए आपने चुन्नीवाल का रुख किया है मलिक साहब? वो टटोलने वाले अंदाज में बोला, मुजरिम नहीं, एक गुमशुदा मजलूम की तलाश हमें यहाँ ले आई है। मैंने ठहरे हुए लहजे में मुंशी से कहा, कौन मजलूम? उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। वो मजलूम जो नजीबाबाद में मछलियाँ फरोख्त करता है, वो तनवीर जट का दोस्त है और इससे मिलने 2 रोज़ पहले यहाँ आया था, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, और अभी तक वो वापस अपने घर नहीं पहुँचा। ओह, मुंशी ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो आप इस झूरे की तलाश में यहाँ आए हैं। जब तुम समझ ही गए हो तो फिर तुम्हें ये बात भी पता होगी कि झूरा किस मकसद से तनवीर जट से मिलने चुन्नीवाल आया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, और तुम्हें ये बात भी मालूम होगी कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। मलिक साहब, झूरा परसों यानी 3 अप्रैल को लगभग 11 बजे दिन में यहाँ पहुँचा था, वो गहरी संजीदगी से बताने लगा। उसने वड़ाइच साहब से काफ़ी तफसीली मुलाकात की थी और दोपहर का खाना भी इधर दफ्तर ही में खाया था। फिर कोई 4 बजे के करीब वो यहाँ से रुखसत हो गया था। वो पैदल सफ़र करने का आदी है और ख़ासा तेज़ भी चलता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे अपने घर पहुँच जाना चाहिए था। बाकी
जहाँ तक झूरे की आमद के मकसद की बात है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। इस सिलसिले में बड़ा साहब से मेरी बात नहीं हो सकी। वो ना तो कल दुकान पर आए थे और ना ही आ जाएंगे। इसके बाद हम मुंशी के मंगवाए हुए टांगे में बैठकर तनवीर जट की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। तनवीर जट का घर चुन्नीवाल के वस्त में वाक़ था। ये एक आलीशान रिहाइशगाह थी जहां खिदमत के लिए नौकर चाकर भी मौजूद थे। एक मुलाजिम ने हमें सीधा तनवीर जट के पास पहुंचा दिया। अपनी सेटिंग के एतबार से वो कमरा एक बेडरूम था। तनवीर जट भारी तनतोष का मालिक एक दबंग इंसान था। वो एक कुशादा बेड पर गाँव तक्की से टेक लगाए नीम दराज था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान होगी। हम पर निगाह पड़ते ही वो सीधा होकर बैठ गया। उसने पुरतपाक नज़र से हमारा इस्तकबाल किया। मैंने बाज़गी तनवीर जट से मुसाफा किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। कांस्टेबल अशफाक ने भी मेरी तकलीद की। हमारे दरमियान रस्मी अलेक सलेक का मरहला तय हो गया तो उसने मुलाजिम से कहा, जाओ जल्दी से मलिक साहब के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। तनवीर जट के लहजे से बेजारी और नकाहट टपकती थी। मुंशी इलियास ने मुझे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो पिछले 2 दिन से दुकान पर भी नहीं गया था। इसी तनाजुर में मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, बड़ाई साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सुना है कि आप 2 दिन से मंडी भी नहीं जा रहे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, आपने कहाँ से सुन लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? वो खासा होशियार आदमी था जो उसने मेरी बात को पकड़ लिया था। मैंने बड़े रसान से जवाब दिया कि आपके मुंशी मोहम्मद इलियास ने मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। हम अभी मंडी ही से आ रहे हैं और आपका मुलाजिम चूरा हमारे घोड़ों की मुट्ठी चापी कर रहा है। ओह! उसने चौकन्ना नज़र से मुझे और कांस्टेबल को बारी बारी देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस वक्त कार सरकार पर निकले हुए हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है बड़ाई साहब, मैंने इस बात में जवाब दिया। मैं एक बंदे के बारे में ज़रूरी मालूमात लेने आपके पास आया हूँ। कौन सा बंदा? वो सीधा होकर बैठ गया। पहले आप अपनी तबीयत का बताएं, फिर इसके बाद बंदे की भी बात करते हैं। बस जनाब, क्या बताऊं, दांत के अंदर तकलीफ़ है। आज तबीयत थोड़ी बेहतर है। मैंने सोचा कि एक दिन और आराम कर लूं, कल से दुकान पर जाऊंगा। आपको तो पता ही है कि दांत का दर्द कितना जालिम होता है। जी बहुत जालिम होता है। मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, इसका एक ही इलाज है, इलाज दंदा इखराज दंदा। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मतलब ये कि मैं इस खोखली डाल को निकलवा दूं? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इस दौरान जट के मुलाजिम ने हमारी खातिर मदारात में पूरी टेबल सजा दी थी। मुझे झूरे के बारे में मालूम करना है, मैंने जवाब दिया। झूरे को तो आप घोड़ों पर लगा कर आ गए हैं। मैं इस झूरे की नहीं बल्कि उस झूरे की बात कर रहा हूँ बड़ाई साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो झूरा मछली फरोश जो कस्बा नजीबाबाद का वसनीक है और आपका दोस्त भी है। वो परसों मोरखा 3 अप्रैल आपसे मिलने मौजा चुन्नीवाल आया था या नहीं? बिल्कुल आया था जनाब, वो अस्पात में सर हिलाते हुए बोला। उसने पूरे 5 घंटे मेरी दुकान पर गुजारे थे। हमने दोपहर का खाना एक साथ खाया था, फिर हमारे बीच मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होती रही थी। वो 4 बजे यहाँ से रुखसत हो गया था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने तशवीश भरी नज़र से मुझे देखा, फिर पूछा, आखिर हुआ क्या है? सब खैरियत तो है ना? अगर खैरियत होती तो फिर मुझे नजीबाबाद से यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी बड़ाई साहब? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपका दोस्त 3 अप्रैल की सपहर 4 बजे आपके पास से रुखसत तो हो गया था, लेकिन अभी तक वो नजीबाबाद नहीं पहुँचा। मैं इसी की तलाश में चुन्नीवाल आया हूँ। इसकी बीवी सफ़िया अपने खाविंद की पुरअसरार गुमशुदगी पर सख्त परेशान है। यहाँ से तो वो सही सलामत रुखसत हुआ था। वो मुतफक्किर अंदाज में बोला, इसके पास तो अच्छी खासी रकम भी थी, कहीं वो किसी डाकू या रेजन के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? तनवीर जट की तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने उसे कई बार समझाया था कि वो अपना पैदल चलने का शौक़ साफ सुथरे इलाके में पूरा कर लिया करे। इस घने जंगल में तन्हे तनहा सफ़र करना और वो भी पैदल ख़तरे से खाली नहीं है जनाब, मगर झूरे ने कभी मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। मैंने अभी तक तनवीर जट के सामने रकम का जिक्र नहीं किया था और वो बता रहा था कि झूरे के पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी। सफिया ने मुझे बताया था कि झूरा तनवीर जट से 1000 रुपये लेने उधार गया था। मैंने अपने इत्मीनान की खातिर पूछ लिया,
जूरे की बीवी से पता चला है कि वो आपसे कुछ रकम लेने आया था। आपने इसे कितने पैसे दिए थे? पूरे 2000 रुपये, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया। तनवीर जट के जवाब ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, क्या वाकई वो आपसे 2000 रुपये लेकर गया था? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। जूरा मुझसे जितनी रकम लेकर गया है मैं वही बता रहा हूँ।